देने वाले से लेने वाले कब बन गए, मांगने वाले कब बन गए, हमें खुद नहीं पता चला। तो हम उसी समण संस्कृति के, उसी अशोक सम्राट के, उसी तथागत गौतम बुद्ध के वारिस होने के। स्वामी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मैं समरण गीता गौरिया, गुड़गांव, हरियाणा से। और आज संघ का आदेश कि मुझे संघ की मेन जो कंसेप्ट है उस पर बात रखनी है। तो हम रोज ही पिछले 5-5.5 साल से एक ही बात करते हैं कि पहला तो कि एक समर्ण वर्ड की, समर्ण शब्द क्या है, समर्ण भाई हमारी समर्ण संस्कृति है, तो उसके बारे में हर रोज बताया जाता है। और उससे भी बढ़िया बात है कि जुड़ना और जुड़ना। तो डेली हम अपने पास से कोई बात नहीं रखते, हम सिर्फ संघ की बात रखते हैं। और वो संघ भी जो नेचर से लिया है, जो प्राकृतिक, जैसे पहले देखते हैं हम, जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, ये सारी की सारी चीजें नेचर की हैं। तो वैसे ही संघ भी मतलब नेचर से ही लिया गया। उसके नियम जो 10 गोल्डन रूल है वे भी नेचर से दिए गए हैं। और सारी की सारी बातें यहाँ सिर्फ नेचर की बातें होती हैं। तो आज हम उसी नेचर की बात को आगे बढ़ाएंगे, संघ की बात करेंगे कि संघ में जुड़ना। आज का जो टॉपिक भी है कि संघ में जुड़ने के लिए जो अंतिम विकल्प क्यों या जरूरी क्यों, मतलब संघ में जुड़ना। तो हम इस चीज को देखें कि इसमें जब हम समण ग्रंथ पढ़ते हैं, अपने समण बुक पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें हर चीज नेचर से जुड़ी हुई लिखी मिलती है, लिखी हुई। और वो अगर हम अपनी जो समण ग्रंथ है या जो हमारे समण छोटी छोटी बुकलेट है, मैं समण हूँ या मतलब समण संख्या है, अगर हम ये सारे के सारे पढ़े तो उसमें हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे को सारी चीजें वहीं की वहीं मिल जाती हैं कि क्या आज, जैसे कई बार आ जाता है अचानक फोन की वही कंसेप्ट के लिए या वैसे, तो सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वो बुक अच्छे से पढ़ी, अपना समण ग्रंथ पढ़ा है, तो हम उसको अच्छे से पढ़ समझ सकते हैं। तो कोई भी, जैसे अब हम समणों की जो समस्याएं हैं वो किसी एक ने किसी इंडिविजुअल की नहीं है, वो हम सब की सामूहिक परेशानियां, प्रॉब्लम है। तो यानी कि जो आज तक पहले हम जैसे समण संघ, अब हम बोलने लगे, पहले ओनली संघ होता था हमारा। तो समण हमने क्यों लगाया, क्यों हमारी समण संस्कृति उसको पहचान दिलाने के लिए कहते हैं ना। संघ, समण संघ हमें क्या दिलाता है, पहचान दिलाता है, हमें बताता है कि हम कौन है, कि समण क्या है। समण का मतलब क्या है, जो समता में रहने वाले, या जो हम पहले के, जैसे हम पहले कहते थे मूल निवासी या अर्जक संघ, शोषित, जितने भी नाम है वो सारे के सारे इस समण के ही उपनाम है। यानी कि इसी की छोटी छोटी विंग का, क्योंकि हमें पता नहीं था तो हमने उन चीजों को मतलब उस चीज में बांट के हमने देखा, या जैसे हमें मिला, जैसे हमें बताया गया, तो हमने उन चीजों को जानने की कोशिश की। तो अब क्या है, अब हमें जुड़ना ही क्यों जरूरी है, क्योंकि आज के प्रवेश में आप देखिए कि अभी जो ताजा जैसे आप उदाहरण ले लीजिए या देखिए सोशल मीडिया पर या वैसे, जो जंतर मंतर पे इतना बड़ा जनजी का जो प्रोटेस्ट हुआ, और वो किस लिए था, कि एजुकेशन को बचाने के लिए। तो यानी कि वो भी क्या है, एक सारे के सारे बच्चे, उनके पेरेंट्स, हम जैसे लोग, वो सारे एक साथ आए तो क्या बना, संघ बना। और संघ कैसे बना, क्योंकि जैसे अलग अलग प्रोटेस्ट होता है, जैसे कभी किसानों का होता है, कभी टीचरों का होता है, कभी आंगनबाड़ी वर्करों का होता है, या अलग अलग इंजीनियरों का होता है, कभी वकीलों का होता है। यानी कि हर किसी को इस सरकार ने काम दे रखा है, काम बांट रखा है कि आप ये प्रोटेस्ट करते रहिए या पुतले फूकते रहिए। कोई ना कोई ऐसा विवाद, कोई पार्लियामेंट में कोई कुछ बोल देता है या कुछ भी ऐसा लोगों का ध्यान बटाने के लिए, तो वो अलग अलग प्रोटेस्ट करते हैं, अलग अलग धरना प्रदर्शन करते हैं, ज्ञापन देते हैं। तो उस बात सुना ही नहीं होती उस बात की। लेकिन जब हर घर में स्टूडेंट है, हर घर में विद्यार्थी हैं, हर घर में बच्चे हैं, हर किसी के पेरेंट्स को ये टेंशन है कि भाई मेरा बच्चा कैसे कल को कहीं सुसाइड ना कर ले, या जो नीट की लगा लो, या कोई भी आप बड़ी कोई पेपर लगा लो किसी भी का, तो हर बार वो पेपर लीक नहीं है, पेपर एक तरह से पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट है। तो मतलब उन चीजों को आज के युवा को भी समझ आ रही, पेरेंट्स को तो समझ आ रही थी। लेकिन कल मैंने एक बात बड़ी अच्छी मेरे को समझ आई कि जैसे रुद्रा सर ने बताया कि वो जैसे आज इस जो 90 से साल के बच्चों को ये जेन जी या साइलेंट वो जनरेशन अलग अलग जैसे जब बताई, तो समझ आया कि हाँ, कि भाई किस किस ने कितना सहन किया, वो किस लिए इनको ऐसे बोला जा रहा है। तो हर घर में ये चीजें, मतलब स्टूडेंट या बच्चा हर घर में है, तो हर पेरेंट्स की ये टेंशन है कि मेरा बच्चा भाई अच्छा पढ़ रहा है, या हम इतना लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। तो उस चीज को लेके उन्होंने करा प्रोटेस्ट, और मतलब बच्चों की थोड़ी बहुत ही, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत उनकी मतलब जीत हुई। यानी कि और आज के समय में मैं उसी बात पे आ रही हूँ, आज के समय में जिन बच्चों ने हौसला दिखाया
और उन बच्चों के खिलाफ अगर मान लो किसी बच्चे ने कोई कुछ बोल दिया, कोई अपशब्द बोल दिए, अब आप ये बताइए कि हम हमारे बच्चे क्या सीखते हैं जो हम अपने घरों में देखते हैं या बड़ों को जैसे देखते हैं बोलते हुए। हम बार बार कहते हैं कि पितृसत्तात्मक या पेट्रियार्की को लोग बढ़ावा देते हैं, हम महिलाएं जा देती हैं। तो क्यों देते हैं? क्योंकि हमने अपने घर परिवार में, अपने आसपास में, अपने समाज में वही सब चीजें देखी है। तो बच्चे भी क्या सीख रहे हैं? हमसे ही बच्चे सीख रहे हैं। हमने भी अपने सीनियर पर्सनों से, माँ बाप दादा से, अपने घर माँ चाची ताई से यही सब चीजें देखी, तो वही हम देखेंगे, तो वो हम ऑटोमेटिक हम उन चीजों को ग्रहण करेंगे। तो बच्चों ने किसी ने मान लो कुछ अपशब्द बोल दिए तो उनके प्रति FIR, या उनको डरा रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, उनको यानी कि उनके अंदर डर पैदा कर रहे हैं ताकि कल को दोबारा से इतना बड़ा कोई प्रोटेस्ट ना हो, कोई इतना बड़ा कोई जन सैलाब ना खड़ा हो। तो संघ में आने का या संघ में जुड़ने का एक अंतिम विकल्प इसलिए है ताकि हम सब इन चीज़ों को समझ सकें और अपनी परेशानियों से निजात पा सकें। और एजुकेशन एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। अगर किसी के मान लो कोई एजुकेशन अच्छा होगा, कोई अच्छा लिखने में, कोई बोलने में, कोई सोचने में, कोई अच्छा मतलब कोई फार्मूला निकालने में, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। जरूरी नहीं है कि खाली एक पढ़ना या हमने सिलेबस की बुक पढ़ ली उसी से हमारा बेड़ा पार हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे इंजीनियर है, उनके सबके ऐसे ऐसे इंजीनियर आते हैं, जैसे IIT IIM वाले बच्चे या साइंस के बच्चे भी ऐसे हैं कि कई बार अपने दिमाग से भी कुछ चीज़ें पैदा कर लेते हैं। तो इतने अच्छे से जो इंजीनियर है जिन्होंने इतने बड़े बड़े पुल बनाए, इतनी मतलब हर चीज़ आप देखिएगा, हर बिल्डिंग का अलग एक यूनिक चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों से ही हम क्या सीख रहे हैं कि जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, यानी संघ में हम नहीं आएंगे, तब तक हमारा गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की जो सरकार है, जो प्रेजेंट की, हम बार बार यही कह रहे हैं क्योंकि लोगों को अब समझ आने लगा। जो मेन मीडिया देखता है वो फिर भी नहीं, मतलब उस चीज़ को, क्योंकि मेन मीडिया भी नहीं रहा। अब ये इंडिविजुअल खरीदे हुए किसी की मान लो चैनल है, या किसी की मान लो मेरी कोई दुकान है या मेरी कोई कंपनी है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने वर्कर रखूँगी या रखूँगा। तो सेम ऐसे ये है कि उनके खुद के अपने चैनल है, तो वो अपने अकॉर्डिंग एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के उसको बताते हैं। किसी की भी बड़ाई करनी हो, किसी को भी स्टार बनाना हो, किसी को मतलब तो IT सेल वाले उसके ऐड पे ऐड, मतलब कुछ भी करा दे दिन रात लगा के। तो इस तरीके से तो हमें जो मेन चीज़ है, जो धरातल की बातें हैं, वो सारी की सारी नेचर से के साथ साथ, संघ के साथ साथ, जैसे मान लो अब क्या एजुकेशन के बारे में ये सरकार बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रही। कल को कोई मेरी इस बात को कोई एडिट करके कोई गलत तरीके से ना मतलब कोई दूसरा वो करे, क्योंकि इस सरकार ने 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद किए हैं। और आज का समय जैसे ये महीना चल रहा है, तो उसमें बच्चों जो कावड़ यात्रा के लिए इतना ज़्यादा उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, यानी कि जब एजुकेशन के लिए जाते हैं तो लाठी चार्ज भी होता है, आंसू गैस भी होते हैं और पेट्रियन वो भी चलाए जाते हैं। तो समझ नहीं सकते कि हम किधर जा रहे हैं। मतलब हमारा जो बच्चों का भविष्य है वो बहुत ही मतलब अंधेरे में है। कहते हैं ना, चौपट अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो वाली बात साबित हो रही है। तो एजुकेशन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। जब अगर किसी भी देश को आप उठा लीजिए जहाँ की एजुकेशन अच्छी है, तो वहाँ के जो युवा है या वहाँ का युवा ही तो आने वाले समय में फ्यूचर होता है देश का, तो उसने खूब प्रोग्रेस की है। जर्मनी, हम जापान की, चीन की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है और सरकारी स्कूल वहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। और पहले हम रोटी कपड़ा और मकान के लिए लड़ते रहते थे, लेकिन रोटी कपड़ा मकान पे तो जैसे तैसे करके उन चीज़ों पे काबू पाया। लेकिन आज के टाइम जो मेन चीज़ है, जो रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो एजुकेशन या शिक्षा, उसको ख़राब करा जा रहा है। तो अब मैं इसलिए भी इस पे बात कर रही हूँ क्योंकि उनमें जो स्कूलों में जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो काम होते हैं। और चाहे भलाई हो, किसी चीज़ को बढ़ावा देना, अंधविश्वास को, पाखंडवाद को बढ़ावा देना हो, तो ये सारी की सारी चीज़ गैर कानूनी है, जो कि होनी नहीं चाहिए शिक्षा संस्थानों में। तो आज अभी मैं देख रही थी एक वैसे वीडियो, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे, टीनेज बच्चे, 12 से 18 साल की मुश्किल होंगे, 17-18 साल के, जो कि वो बच्चे जा रहे हैं लेने के लिए कावड़। वो ऐसे ऐसे गाने बज रहे हैं, गानों की वर्डिंग आप सुनोगे तो हम बिल्कुल ही हम सोच रहे मजबूर हो जाते हैं कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है। और देश भी सरकार भी आज प्रेजेंट यही चाह रही है। वो गाने के बोल अगर मैं थोड़ा बताना चाहूँगी इसमें, कि गीत के बोल हैं कि सुल्फा गांजा पीना जरूरी है, वो विस्की बिना जिंदगी अधूरी है। बताओ
ये गाने की बोल है और वो बच्चे नंगे नाचने लग रहे हैं, सिर्फ उसमें उनके तन पे सिर्फ एक ही छोटा सा कपड़ा है, बाकी वो लौटने लग रहे हैं। तो हमारा युवा कहाँ जा रहा है और कहाँ पे हमारी जो मेन सरकार की जो ड्यूटी है वो कहाँ बन रही है। तो हम इसलिए भी यहाँ पे इस चीज की बात कर रहे हैं। और उसके बाद एक गाना और है कि मेरा जी लग गया से बाबा में, मतलब जो ये बाबे हैं इनमें मेरा जी लगता है। बाकी मतलब उनको ये नहीं है कि भाई कोई अच्छी बात है, हम मतलब बच्चों को गाने भी उस हिसाब से बनते हैं कि जनता के टेस्ट के हिसाब से कि क्या उसका टेस्ट है, किस किस तरीके के गाने चलेंगे, किस तरह की टीआरपी आएगी। उनको तो सिर्फ अपने टीआरपी से मतलब रहता है, ना कि उनको कि भाई बच्चा को बिगड़ रहा है, किसी का कोई कुछ हो रहा है, नहीं। उनको सिर्फ अपने एक एक तबके को अपने दुकानदारी चलाने से, एक को अपने रोजगार चलाने से, यानी कि उन सब का रोजगारी से चल रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है? हम समण समाज के लोगों का। और वे सारे के सारे बच्चे हमारे ही है। यानी कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, ये मतलब हमें उस चीज के लिए सोचना पड़ेगा। और इसीलिए ही समण संघ मतलब जुड़ने जोड़ने की बात करता है और समण संस्कृति की बात करता है कि भाई समण संस्कृति के बारे में जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे एक हमारे पुराने हमसे के साथी थे, इसमें भी थे समण संघ में भी, कि वो जो आज जो हम फल खा रहे हैं पके पकाए हुए, वो पेड़ हैं मेरे पुरखों के लगाए हुए। अगर हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी आम कहाँ से खाएंगे या फल कहाँ से खाएंगे। तो इसलिए हमें नई पीढ़ी के लिए जो फल खाने के लिए हमें अभी से ही पेड़ लगाने पड़ेंगे। यानी कि जो हम ये काम कर रहे हैं जुड़ने जोड़ने का, यूनिटी का, तो वो काम हमें अपने जोर शोर से, यानी कि हम भलाई हमारे साथ दो बंदे जुड़े लेकिन वो उस नेचर से जुड़े, मतलब उस स्वभाव से या उस हमारी आइडियोलॉजी के हो। कहते हैं ना कि वो हमारी जात का है लेकिन जमात का नहीं। जमात का मतलब हमारी विचारधारा का, यानी कि हमारी विचारधारा की हो, तो जाके आज नहीं तो हम कल इसमें जीतेंगे जरूर। लेकिन हम दिन रात जैसे हमें एक तरह से जैसे छोटे बच्चे को रट्टाफिकेशन कराया जाता है, सेम ऐसे ही हम रोज रोज सुन के, ये हमारा कैडर है एक तरह का डेली का, तो हमें ये चीजें कति हमारे मन मस्तिष्क में पक्का हो गई है कि हाँ हमें भाई इस चीज के लिए संस्कृति के लिए काम करना, जुड़ने जोड़ने पे जोर देना है। हम कहीं भी जाते हैं, मैं रचना जी तो हमेशा हमारे को जब भी अगर 2-4 मिनट मिलते हैं तो हम समण संघ का कंसेप्ट के बारे में जरूर बताते हैं। और बताते हैं तो लोग मतलब हमारे साथ एग्री होते हैं बात के लिए, क्योंकि कोई भी डिबेट मान लो कोई करता है तो हम उसको अच्छे से बता भी सकते हैं, बताते भी हैं। तो मतलब ये नहीं है कि भाई हम उस चीज में विफल होते हैं या हमें कोई चीज की दिक्कत होती है समझाने में, नहीं। लेकिन जो हमारा जो संगठनों में जो बटा हुआ समाज है, जो हमारा प्रधानगिरी में बटा हुआ समाज है, जो क्षेत्रवाद में बटा हुआ समाज है, तो वो जब तक इन चीजों को नहीं समझेगा, जब तक वो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो इन चीजों को, ये संघ की महत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक हम जो ये काम कर रहे हैं हमें वो काम करते रहना ही पड़ेगा। और जैसे मान लो किसी भी चीज का कोई वो है, मान जैसे पहले हम पढ़ते थे या आज भी शायद सिलेबस में होगा कि कहते हैं कि पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता, नदी अपना पानी कभी नहीं पीती कभी। तो ऐसे ही जो ये समण समाज का जो हम काम कर रहे हैं, हो सकता है हमारे जीते जी हम वो सुख ना ले, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो जरूर उस चीज का फायदा उठाएगी, उस चीज का मतलब वो उसका उनको फायदा भी होगा आने वाले उस पीढ़ी को। क्योंकि एक मानव ही ऐसा है जो अगली पीढ़ी के लिए काम करता है। क्योंकि जानवर देखना आप थोड़ा चोंच भर के ले गया और उसने खाया और बस मतलब इतना ही उसके लिए काफी है। और पशु पक्षी कोई भी है वो उसको सिर्फ एक समय का, उसी समय के लिए ही वो अपने बारे में सोचता है। लेकिन इंसान को नेचर ने यूनिक बनाया है, एक अलग से उसके माइंड दिया है। तो वो इसलिए भी मतलब इंसान ने ही जितने भी आविष्कार किए हैं, जितने भी चीजें करी है, सारे की सारी मानव के द्वारा ही की गई है। तो मानव के होने के नाते हम सब की ये ड्यूटी बनती है कि हम मतलब जो जिस चीज जो हमें मिला है समाज से, जो हमने नेचर से हमने पाया है, उसको पे बैक करें। उसको हम जैसे कहते हैं पे बैक सोसाइटी, तो पे बैक हम नेचर भी कह सकते हैं इसको। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही है कि ये जैसे चाहे हम जैन जी की बात कर रहे हैं कि भाई उनकी जागरूकता की, या फिर हम उस चीज की बात करें जैसे हमारे समय से पहले जो स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए हैं, उन्होंने जो काम किए वो सारे सामूहिक काम, मतलब सारे देश के लिए काम किया। कोई उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगत सिंह की या उधम सिंह की भाई सिर्फ अपने लिए आजादी चाहूंगा, नहीं। इतने 18-19 साल का ये खुदीराम बोस जो इतनी छोटी सी उम्र में
फांसी पे चढ़ गया तो वो कोई अपने लिए नहीं चढ़ा, वो देश के लिए चढ़ा। या फिर जैसे एक 19 साल का युवा जिसको उन असेंबली में फेंका, और उसके साथ भी कितने युवा लोग थे। तो ये नहीं है कि अकेला ही कोई बंदा, कहते हैं ना एक लाख चना भाड़ भाड़ नहीं फोड़ सकता, बाढ़ वो जिसमें चने को बूंदा जाता है उसको बाढ़ बोलते हैं, वो नहीं फोड़ सकता। एक बूंद गार नहीं मोड़ सकती, यानी कि एक बूंद से आप मिट्टी को गिला नहीं कर सकते। तो लेकिन एक दिए से एक दीपक से हम अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जला सकते हैं। यानी कि कहीं पे वो अंधेरा हो और वहां पे कहीं पे भी एक दिया हो या एक ज्योति की लो हो तो दूर तक के अंधेरे को काट देती है। सेम ऐसे ही ये समण संघ का जो भला है हमारा, ये एक तरह का दिया है। तो ये आने वाले समय में ये बहुत ही बड़े मतलब लाइट का काम करेगा, प्रकाश का काम करेगा। तो इस तरीके से हम उसको समण संघ की विचारधारा को देखते हैं। जैसे मैं बोल रही थी भगत सिंह भाई वो नहीं कर सकते, उन्होंने जो इतना बलिदान दिया, योगदान दिया, देश के लिए कुर्बानी दी। तो जब भगत सिंह की माँ उससे मिलने गई तो उसकी भगत सिंह माँ वो कहने लगा कि माँ वो, क्योंकि माँ का दिल थोड़ा वैसा होता है, एक ममता भरा होता है, वो नहीं वो देख सकती अपने बच्चे को मरता हुआ या कोई तकलीफ में। तो जब वो मिलने गई उसकी माँ, तो भगत सिंह कहता है कि जब वो उसकी माँ रोती है तो भगत सिंह की माँ, वो भगत सिंह कहता है कि माँ ऐसी बात नहीं है कि भाई मेरे मरने से कोई देश उजड़ जाएगा, यानी कि उजड़ डेरे हो जाएंगे। मैं मर गया तो मेरे जैसे वीर भगत सिंह और बतेरे हो जाएंगे। यानी कि वो कहता है कि अगर मेरा बलिदान हो गया, यानी कि मैंने बलिदान दे दिया या मैं शहीद हो गया, तो मैं ऐसी लो जला के जाऊंगा कि मुझ जैसे बहुत सारे भगत सिंह पैदा हो जाएंगे। तो हुए उसके बाद भगत सिंह पैदा। लेकिन आज की जो स्थिति है, जो आज हमें थोड़ा सा सुख मिला, थोड़ा सा आराम मिला, और उसमें हमने उन सारी चीजों को हम भूल के, चाहे भला हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की हो, चाहे हमारे महापुरुषों के जैसे कबीर साहब हो, रेदास हो, या बाबा साहब हो, या माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, क्योंकि उनके भी सहयोगी थे। उन्होंने भी कोई अपने लिए काम नहीं करा। ज्योतिबा फुले उनकी कोई संतान नहीं थी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के, लेकिन उनके भी सहयोगी थे। उन्होंने उनके साथ मिल के इतना काम किया। तो ये क्या है, ये सारा का सारा सहयोगिता का काम है कि एक दूसरे के सहयोग से ये जैसे उन्होंने उनका उस मुहिम को आगे बढ़ाया, और आज हम उसी मुहिम का फल खा रहे हैं। जब बाबा साहब ने संविधान लिख के दिया, जो पूरी जिंदगी उन्होंने इतनी तकलीफ सही कि सौभाग्य से एक बच्चा उनका बच गया, तो आज मतलब है उनका। लेकिन अगर नहीं भी बचता तब भी बाबा साहब का नाम सदा के लिए, जब तक दुनिया में सूरज चांद रहेगा, तो बाबा साहब का नाम रहेगा। तो ऐसे ही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का, और ऐसे ही अगर हम इन्हीं चीजों को अगर हम देखें तो आने वाले समय में कि जब समण संघ का भाई जब उदय हुआ, या समण संघ कैसे पैदा हुआ, किस तरीके से हम उस चीज को कैसे हमने शुरू किया उस मुहिम को। जैसे अभी हम बामसेप की बात करते हैं, क्योंकि बामसेप से हमने बहुत सारी चीजें सीखी है वहां से। बामसेप से भी ये अलग बात है कि वो अब कोई टुकड़ों में बट गया, या बहुत सारे टुकड़े होने के बाद उन चीजों का जो रिजल्ट है वो नहीं निकल के आता इतना, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज है वो जैसे ज्यादा दिन तक एक उसमें नहीं चलती, उसके टुकड़े होना नेचर वो स्वभाव में ही होता है। क्योंकि एक मानव ऐसा बना है कि उसको कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारी की सारी चीजें घर कर लेती है कि मुझे भाई पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए। यानी कि उसके अंदर कोई बुद्ध जैसी कोई वो नहीं होती कि भाई मेरे बाद कोई भाई वो गद्दी पर नहीं रहेगा, या मेरे बाद कोई कि भाई मुझे भगवान मत कहिए, मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मैं बस सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, कोई मोक्षदाता नहीं मैं। तो इस तरीके की जो फिलोसफी है, या इस तरीके का जो मतलब कंसेप्ट है, वो हर किसी के पास नहीं होता। कहते हैं कि लोग कि भाई जैसे 10 गुरु ये सिखों के, उसके बाद कोई सिखिज्म में कोई गुरु नहीं वो या, तो यानी कि उनकी वो उसी आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आम आदमी भी ऐसे सोच ले, मान लो हम भी सोचे कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है जैसे हम किसी प्रोग्राम में गए, देखो मैं बिल्कुल खुल के बोलती हूँ, ऐसा नहीं कि भाई छुपाने की बातें, ये बातें छुपाने की नहीं है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। जैसे हम किसी प्रोग्राम में गए और वहाँ पे स्टेज से नाम भी बोला, बैठाया भी, कुछ सब अच्छा ठीक है भाई, हाँ फलाने आया ठीक है भाई, बहुत बहुत साधुवाद किए वो। लेकिन जब वक्ताओं की सूची आती है तो कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे मेरा नाम क्यों नहीं बोला, मैं भी थोड़ी बात रखती, या मैं भी थोड़ा बात रखता अपने तरीके से। तो मतलब हमारे मन में कहीं ना कहीं चीजें होती हैं, चाहे आप उसको कितना ही मतलब मना कर लो कि नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, या मैं नहीं ऐसे सोचती, नहीं, कहीं ना कहीं 1% आज भी हम पीछे लाइन में बैठते हैं हम
लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता है जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो मेरे संग आपस में बात करते हैं कि अरे गीता जी आज तो हम दोनों में से किसी को ही टाइम नहीं मिला। मतलब हम इस तरीके से बात करते हैं कि अगर हमें टाइम मिलता तो शायद हम अपने तरीके से कोई बात कह पाते, और वो भी समण समाज की या जुड़ने जोड़ने की, कि भाई तुम कितने सालों से काम कर रहे हो। कई बार हमें कई इसलिए भी नहीं लोग वो बोलने देते कि भाई ये थोड़ा सा ज्यादा ही वैसे बोल जाती हैं जिसको लोग सुनना पसंद नहीं करते। यानी कि हम जब तक उनकी पसंद का काम करते रहेंगे, उनकी पसंद की बातें बोलते रहेंगे, तब तक आपकी सुनवाई है, आपकी वाहवाही है। लेकिन जैसे ही आपने लीक से हट के काम करना शुरू किया, जैसे ही आपने सच बोलना शुरू किया, चाहे आप घर परिवार में भी है, अगर कोई मैं महिला हूँ, लेडीज होने के नाते मैं इसलिए भी इस बात ऐसे रखती हूँ क्योंकि आप पूरी एक महिला की जिंदगी पूरी उम्र घर परिवार को संभालने में, बच्चों के सास ससुर की सेवा में, मतलब या मियाँ बीवी मतलब अपने जीवन साथी की सेवा में, मतलब पूरी जिंदगी वो अपने पे ध्यान नहीं देती। लास्ट में आके ऐसी बेडोल मतलब ऐसी हो जाती है, तो भलाएं वो मिस वर्ल्ड रही हो अपने टाइम में। लेकिन अगर वो जिस दिन से अपने बारे में सोचने लग जाएगी, अगर उसने योगा क्लास ज्वाइन कर ली, जिम ज्वाइन कर लिया, या वो सोचे कि मैं घूमना शुरू करूं, मैं घूमने जाऊं, तो उसी समय से ही रोका टोकी क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे कि मम्मी आप कैसे सोच सकते हो, मेरे को तो ऑफिस जाना है, बच्चे को आपने रखना है, आप कैसे जा सकते हो, फिर तो ताला लगाना पड़ेगा। यानी कि वो कभी फ्री नहीं होती और कभी भी रिटायर नहीं होती। तो ये सारी की सारी बातें ना मतलब रियलिटी है, लेकिन हम बहने ना तो बोलती। जब हम समाज की बातें तो जब रखेंगे जब हमें अपने बारे में समझ होगी, हम अपने बारे में कुछ सोच पाएंगे कि हाँ मैं हूँ माई की मैं कौन। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो हम दूसरी चीज के बारे में, दूसरी कोई भी टॉपिक है उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी हम उसके बारे में मतलब समझ ही नहीं पैदा हो सकती हमारी होती है, क्योंकि हम उस चीजों से बाहर नहीं निकल पाते। तो इसलिए भी हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं कि भाई हमारा आज टाइम हमें मिला या नहीं मिला। तो ये सारी की सारी चीजें हम उस चीज का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि आज की मीटिंग में क्या रहा, या आज जैसे रोज हम कंसेप्ट जो आता है, तो कंसेप्ट में से मैं जैसे मैं कई बार कॉपी पेन लेके बैठी रहती हूँ कि कोई अच्छी बात आती है तो उसको मैं नोट कर लेती हूँ कि हाँ ये बात आज नई थी, यूनिक थी, किसी भी साथी ने बात रखी या किसी महापुरुष का नाम लिया जो हमने नहीं पढ़ा, तो उसको नोट करके, और अगर बुक नहीं है तो उसको गूगल पे सर्च करके पढ़ देखते हैं कि हाँ इसके बारे में तो थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, ज़्यादा लेंथी जानकारी नहीं मिलती, विस्तृत जानकारी नहीं मिलती। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है कि हम उस बारे में जाने, जिस बारे में कि हमारा जिस समाज से हम आते हैं, जैसे बाबा साहब ने भी बोला कि जिस समाज से आप आते हो उस समाज के प्रति हमारी ड्यूटी बनती है। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, अब हम हमारी ड्यूटी ये है कि अब हमने कहीं कोई ऐसे दिहाड़ी मजदूरी वाले काम नहीं कर रहे, हम कोई भी नहीं कर रहा। वो बहुत जो गांव दूर दराज के उनकी हम कह नहीं सकते और उनको जुड़ते भी नहीं है। वो अगर हम बोलने पे वो अगर उनको बातें समझ आते हैं, बड़ी जल्दी उनको बातें समझ आ जाती है। लेकिन अब डिजिटल दुनिया में हम इतना कर सकते हैं कि भाई एक दूसरे को समझा सकें, या जो पीडीएफ है मैं समझूं उसको भेज सकें, और उसको अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग मतलब उसको बताएं कि भाई देखो अपनी ये विचारधारा ये है, अब आप अपनी विचारधारा बताइए। तो पहले उसकी वो अपनी बारे में बताएगा, उसके बारे में पहले हम ठंडे दिमाग से सुनते भी हैं, हाँ ठीक है, उसकी बात से अगर हम एग्री भी नहीं करते हैं तब पहली बार में हम उसको वो नहीं करते, बिसराते नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, हाँ आपकी ये है विचारधारा और हमारी ये है, तो अब आप ये बताइए इसमें डिफरेंस करके, और आप कहाँ पे कौन सी बात ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ आपकी विचारधारा या जो आपका समण संघ का कंसेप्ट है, जो 10 गोल्डन रूल हैं कि केवल समण और चंदा नहीं, जाति अभ्यास नहीं, केवल संघवाद या समझमाला पंजीकरण कभी नहीं, और संघ आदि से सबसे ऊपर संघ राजनीति में नहीं जाएगा, या संघातक की वापस संघ में नहीं। तो इस तरीके के जो हम बताते हैं तो वो सोचने मजबूर हो जाता है कि ये जो चीजें तो बात तो बिल्कुल पते की। हम कहते हैं कि भाई आदमी इकट्ठे करने के लिए आप ये बताओ पैसों की कहाँ जरूरत है। हर कोई आज के समय इतना सक्षम है कि वो 100-200 किलोमीटर खुद चल के आ सकता है, जा सकता है, वो अपना खुद खाना खा सकता है। तो आप ये बताइए कि हमें मतलब पर्ची की क्या जरूरत पड़ी। तो उसको समझ आती है कि हाँ भाई बात में दम है। तो बस हम इन्हीं चीज़ों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम अपने हिस्से का काम करें, बस खाली वैसे ना कि भाई खाना पूर्ति नहीं करनी हमने, और किसी भी प्रकार की कोई काम जिससे कि आने वाले समय में हमें नुकसान हो या समाज को नुकसान हो, ऐसा काम भी ना करें। ऐसा कुछ भी ऐसा जो कि हर चीज में आप देखेंगे संघ में, समण संघ में सिर्फ सारे नेचर की बातें हैं। जैसे मान लो किसान फसल उगाता है तो वो सारी फसल अपने लिए नहीं उगाता,
वो हम उसमें हमारा भी हिस्सा होता है, जानवरों का भी हिस्सा होता है। तो यानी कि वो एक इतना बड़ा ही वो उसका दिल होता है। आप देखो किसान कहते हैं ना, किसान का जैसा तो सम्राट कोई नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग इतने मतलब प्रबुद्ध लोग, इतने समर्थ लोग थे, जो कि हम देने वाले से लेने वाले कब बन गए, मांगने वाले कब बन गए, हमें खुद नहीं पता चला। तो हम उसी समण संस्कृति के, उसी अशोक सम्राट के, उसी तथागत गौतम बुद्ध के वारिस होने के नाते उसी संघ में वापस जाने के लिए अपने आप में काम कर रहे हैं, और अपने साथियों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि उनको भी बताते हैं अपनी समण संस्कृति के बारे में, कि जुड़ना और जोड़ना हमारा मेन कंसेप्ट है, मेन हमारा मोटो है। जो आज के समय में अगर हम नहीं जुड़े तो हम नहीं बच पाएंगे। कोई भी ऐसा कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हमें अपने आप बचा लेगा, नहीं। अब पहले जब सरकार ने, जब एलपीजी लेके आई थी सरकार, कि उसमें एलपीजी जब एलपीजी लेके आई थी तो उसमें क्या था कि वो सोचते थे कि सारी चीज दुनिया में बिकाऊ है, लेकिन सारी चीज दुनिया में बिकाऊ नहीं। जैसे आज के समय एजुकेशन भी आप पैसे दो और आपको कितनी बड़ी आपको डिग्री चाहिए वो आपके हाथ में मिल जाएगी। तो ये एलपीजी क्या है? एलपीजी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सांसारिक भूमंडलीकरण। यानी कि बाहर से कोई भी आके और मतलब हमारे यहाँ पे फैक्ट्री कंपनी लगा सकता है। प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, यानी कि खुद का मतलब अपना खुद का। और एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, यानी कि बाजारों का खुले बाजार, यानी कि उदारीकरण। ये एलपीजी ने ही यहाँ पे 1990 या 91 में ऐसे भारत में ये एलपीजी की जो नींव रखी गई, तो उसी की वजह से ये सारे के सारे हमारे रोजगार, जो एजुकेशन, जिसमें उसी के थ्रू हमारी सारी की सारी चीजें एक तरह से एकदम ठर्रे से उतर गई। यानी कि जैसे प्राइवेट स्कूल आ गए, हमने तो पहले एजुकेशन सरकारी में गेन की। जब हमें पता चला, दिल्ली आए तो पता चला कि पब्लिक स्कूल क्या होते हैं, तो पता चला कि अरे प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। तो यानी कि इन चीजों के तहत ही ये सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सारी की सारी चीजें प्राइवेट यानी कि जिसे निजीकरण बोलते हैं, वो लागू हुआ। और वो सारी पहले की सरकार ने सारे निजीकरण चीजों का सरकारी राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन बीच में उसी सरकार ने उन्हीं चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, यानी कि निजीकरण कर दिया। और उन्हीं की वजह से आज ये हर चीज निजीकरण होते होते इतना बेड़ा गर्क हो गया कि कोई भी चीज अब सरकारी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि सरकार फिर किस नाम की है। जब कोई चीज ही सरकारी नहीं है तो सरकार किस नाम की? तो इस तरीके से अगर हम दोबारा से इकट्ठे हो गए, हम दोबारा से हम समण शब्द को समझ गए, संस्कृति में आ गए, तो हम दोबारा से वो सारी की सारी चीजें हम राष्ट्रीयकरण करके, यानी कि सरकारी करके, हम उन सब चीजों के अपने आने वाली पीढ़ी को वो सारा सुख दे सकते हैं जो हमारे थोड़े जो हमने भी थोड़ा लिया है और हमारे पहले वाली पीढ़ी ने अच्छे से उन चीज़ों को यूज किया है। तो और हम 100% अपने संविधान को लागू कर सकते हैं। तो बस आज मुझे इतना ही कहना था, इतनी बातें रखनी थी कि जुड़ना और जोड़ना, और जिद है जुड़ने की, और जब जब जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मैं संघ से माफ़ी चाहूँगी। संघ मुझे माफ़ करे, माफ़ करे, माफ़ करे। सभी को संघं नमामि, संतों को वंदामि। अगर